शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग, बोलो बिंदास्त जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स तुम्हारे सीए फाइनल ऑडिट का सबसे अहम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर माना जाता है। उसमें जो शेड्यूल्स टू एक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इतने सारे क्लॉजेस है, उसको याद कैसे करें। तो इस वजह से मैंने आपके लिए ये क्या किया है, मेमोरी टेक्निक वाला चार्ट वगैरह मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर आपके पास टाइम है ना 20-25 मिनट, तो आप क्या करो, ये चार्ट को अपने हाथों से नोटबुक के ऊपर छाप दो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे प्रोफेशनल एथिक्स से, तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बने रहे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं समझता है तो आप छोड़ के जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो बात होती है शेड्यूल्स टू द एक्ट में। यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, हमारे पास दो मिसकंडक्ट होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक होता है अदर मिसकंडक्ट। ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर होता है, अगर वो सीए इन प्रैक्टिस करता है, इन प्रैक्टिस वाला बंदा करता है, तो हम उसको पीएमपी बोलते हैं। हमारे शॉर्टकट है, आईसीआई के कुछ नहीं है, ये शॉर्टकट भी नहीं है, ये सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, पार्ट्स कैसे डिवाइड होते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। तो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन प्रैक्टिस वाला बंदा करता है तो उसको पीएमपी बोलते हैं, सर्विस वाला बंदा करता है तो उसको पीएमएस बोलते हैं, और जनरली करता है तो पीएमजी बोलते हैं। वैसे ही अगर अदर मिसकंडक्ट है, वो जनरली होता है, उसको हम ओएमजी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं हम, ताकि तुमको समझ में आए जब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रैक्टिस वाला बंदा करता है तो तुम्हारे वर्डिंग्स कैसे आने चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हारा जो आंसर स्टार्ट होगा ना, कहाँ से स्टार्ट होगा, क्लॉज डैश डैश ऑफ पार्ट डैश डैश ऑफ डैश डैश शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, यहाँ से शुरू होगा। उसमें तुमने उसके बाद में क्या लिखना है, अगर पीएमपी का है मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रैक्टिस वाले बंदे ने किया है, तो तुम्हारा लाइन क्या आएगा, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। ठीक है, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सर्विस वाले बंदे ने किया है ना, तो तुम क्या बोलोगे, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही बीइंग एम्प्लॉई ऑफ एनी कंपनी फर्म और पर्सन। ठीक है, एम्प्लॉय किसका होगा, कंपनी फर्म या पर्सन का हो सकता है। तो सिर्फ पीएमएस में तुम्हारा क्या होगा, अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉय ऑफ एनी फर्म पर्सन और कंपनी। ठीक है, पीएमजी में या फिर ओएमजी में क्या होगा तुम्हारा, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर पीएमजी है, अदर मिसकंडक्ट अगर ओएमजी है तो। ठीक है, बात खत्म। ये तुम्हारे आंसर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया पूरा। उसके बाद में तुमको क्लॉजेस लिखने होते हैं। अब ये बात आती है, हम फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल लिखेंगे। अब जब आप खुद से लिखोगे ना, जब आप अगर खुद से लिख रहे हो ना, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास ऐसे नोटबुक के दो पेज होते हैं आमने सामने, तो आपने क्या करना है, एक पेज के ऊपर फर्स्ट शेड्यूल लिखना है, दूसरे पेज के ऊपर सेकंड शेड्यूल लिखना है। देख, फर्स्ट शेड्यूल लेना, इतने में तुम्हारा खत्म हो जाएगा मेमोरी टेक्निक वाला पोर्शन, एंड सेकंड शेड्यूल लेना, तेरा इतने में खत्म हो जाएगा। तो एक पेज में आराम से बैठ जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करके बिठा देना। ठीक है, एक पेज में बैठ जाता है। तो तूने आमने सामने रखना है ताकि तुझे ना पूरा ऐसा ओवरव्यू, एक ही नज़र में तुझे सारे क्लॉजेस तेरे आंखों के सामने आने चाहिए, तभी एग्जाम में तेरे आंखों के सामने सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते, हम कैसे देखते, हमेशा हम क्या करते, हम एकदम लास्ट में जाते एंड वहाँ से लास्ट से आगे आने की कोशिश करते। तो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास 4 पार्ट है। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, पार्ट 3 आता है, पार्ट 4 आता है। ठीक है, एंड सेकंड शेड्यूल में हमारे पास पार्ट 1, 2 एंड 3 आता है। ठीक है, पार्ट 1, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 क्या बात करता है, पीएमपी मतलब मेंबर जो प्रैक्टिस में है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बात करता है, पीएमएस मतलब मेंबर जो प्रैक्टिस में नहीं है। थर्ड पार्ट क्या बात करता है, पीएमजी मतलब वेदर मेंबर इन प्रैक्टिस और नॉट, ये जनरली एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड पार्ट 4 भी जनरली एप्लीकेबल हो जाएगा, अदर मिसकंडक्ट चाहे मेंबर प्रैक्टिसिंग हो या ना हो। ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल है ना, वहाँ पे ना सिर्फ सर्विस वाला पोर्शन नहीं है। पहला पार्ट जो आता है प्रैक्टिस वाला आता है, तुम्हारा सेकंड पार्ट आता है पीएमजी के बारे में आता है, एंड थर्ड पार्ट ओएमजी के बारे में आता है। ठीक है, बात आती है, हम शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो पार्ट्स तुमको समझ में आए, पार्ट्स को मारो गोली। अभी सीधा कंटेंट क्लॉजेस के ऊपर आते हैं। क्लॉजेस में हम क्या करते हैं, सबसे एंड में जाएंगे, सबसे एंड में जाके देखेंगे। सबसे एंड वाले दोनों पार्ट्स का एंड क्या है तुम्हारा, ओएमजी है। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल क्या किसके बारे में बात करता है, ओएमजी के बारे में बात करता है। ओएमजी क्या है तुम्हारा, अदर मिसकंडक्ट मेंबर जनरली मतलब वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या आती है, अगर तुम कन्विक्ट हो जाते हो, अगर तुम कन्विक्ट होते हो किसी भी
ठीक है, डिटेल में नहीं बात करेंगे यार, फटाफट खत्म करते हैं। अगर तुम कन्विक्ट होते हो सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट में, अगर तुम्हारा कन्विक्शन जो पनिशेबल है ना, ऑफेंस अगर पनिशेबल है तुम्हारा अगर 6 महीना या उससे ज्यादा, तो भाई वो ज्यादा पाप है, वो घना पाप है, वो कड़वा पाप है। अगर वो घना पाप है ना, अगर वो ज्यादा पाप है ना, वो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में जाएगा। अगर कम पाप है तो फर्स्ट शेड्यूल में आएगा। तो अगर कम पाप है ना, कम पाप मतलब का 6 महीने से कम, 6 महीने से कम अगर वो पनिशेबल है तो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, फर्स्ट शेड्यूल में आएगा। सेम 6 महीना या उससे ज्यादा है तो सेकंड शेड्यूल में जाएगा। ठीक है, तो सिविल कोर्ट हो क्रिमिनल कोर्ट हो, अगर जेल तुम्हारा 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम है तो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, पार्ट 4 क्लॉज 1 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, वही बात आती है, वही बात आती है। अगर 6 महीने से ज्यादा है, अगर 6 महीने से ज्यादा है, सिविल क्रिमिनल सेम टू सेम, जेल अगर तुम्हारा 6 महीना या उससे ज्यादा है वो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, वो तुम्हारा क्लॉज, सबसे पहले तो क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 3 खत्म हो गया, पार्ट 3 खत्म हो गया, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 पूरा खत्म हो गया। एक ही क्लॉज है जो बात करता है तुमको, अगर तुम कन्विक्ट हो जाते हो, ऑफेंस तुम्हारा 6 महीने से ज्यादा है, 6 महीना या उससे ज्यादा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। फिर से आते हो ओएमजी फर्स्ट शेड्यूल में, फिर से आते हैं ओएमजी फर्स्ट शेड्यूल में। तो ओएमजी फर्स्ट शेड्यूल में हम बात करते हैं, एक तो क्लॉज 1 तुम्हारा क्या है, 6 महीने से कम जेल है, तो पार्ट 4 में तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। एंड दूसरी चीज आती है, डिसरेप्यूट करते हो तुम प्रोफेशन वगैरह को, तो क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में तुम गिल्टी हो जाओगे। बात खत्म। तो तुम्हारा ओएमजी वाला पार्ट्स हमारा सारे खत्म हो गए। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल खत्म हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे, उससे पहले क्या आता है, पीएमजे के बारे में बात होती है। दोनों जगह पे फर्स्ट शेड्यूल हो सेकंड शेड्यूल हो, किसके बारे में बात होती है, पीएमजे के बारे में बात होती है। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 एंड सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 पीएमजे के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास मेमोरी टेक्निक क्या है, फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है फेलो का, दूसरा पॉइंट है डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन एंड तीसरा पॉइंट है फॉल्स इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट है क्लॉज, है तुम्हारा सेकंड क्लॉज है एंड ये तुम्हारा क्लॉज 3 है। ठीक है, तो क्लॉज 1 क्या है तुम्हारा, नॉट बीइंग फेलो एक्ट एज फेलो। तुम एफसीए नहीं हो, एफसीए तुम नहीं हो, फिर भी तुम एफसीए एक्ट करते हो, तो फेलो वाला कंसेप्ट लग जाएगा। क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में तुम क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में तुम गिल्टी हो जाओगे। ठीक है, फेलो डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन, किसको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तुम किसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, आईसीआई ए बी बी सी सी डी डी, ए बी बी नहीं बी डी, सी डी डी एंड क्यूआरबी। ठीक है, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर बाय आईसीआई क्यूआरबी ए बी डी सी डी डी। अगर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए बोला है, तो उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम कंप्लाई करोगे, उसको इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर नहीं देते हो तो क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी होते हो। और अगर इन्फॉर्मेशन देते हो एंड वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, तो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 3 में तुम गिल्टी हो जाओगे, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 3 में तुम गिल्टी हो जाओगे। इसके बारे में हम नीचे जाके बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो ना तो तुम्हारा कम पाप है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो कम पाप है, फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी होते हो। लेकिन देते हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उस केस में तुम्हारा कहाँ पे हो जाएगा, सेकंड वाला बाल्टी क्या है तुम्हारा, सेकंड शेड्यूल में तुम क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। पार्ट 2 में, पार्ट 2 क्यों, जनरली है, एंड पार्ट 2 में गिल्टी हो जाओगे क्लॉज नंबर 3 में, वो हम नीचे जाके देखेंगे। ठीक है, तो फेलो मतलब एफसीए नहीं हो फिर भी एफसीए एक्ट कर रहे हो। डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, कहाँ पे, जहाँ पे तुमको सिक्योर करना है अपना वर्क। गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स, इन्वाइटिंग प्रोफेशनल वर्क, रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर और इंक्वायरी, या फिर एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हो, राइटअप में देते हो, 6 एंड 7 के क्लॉज में देते हो, तो उस केस में तुम क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। अब 6 एंड 7 क्लॉज वगैरह तुमको अच्छे से पता है अभी। तो एडवर्टाइज करते हो, इन्वाइट करते हो प्रोफेशनल वर्क या फिर टेंडर वगैरह को, इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करते समय फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, तब तुम क्या हो जाओगे, तो तुम्हारा कम वाला पाप है, छोटा ही पाप है, तो फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, किसके, पीएमजी के लिए, मतलब प्रैक्टिसिंग हो, सर्विस हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये तुम्हारा तीसरा क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, तो क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 3 कैसे बना है तुम्हारा, फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेलो एफसीए नहीं है, एक्ट करता है, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन मांगा ही नहीं देता है, एंड देता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करने के लिए 6 एंड 7 क्लॉज में, टेंडर वगैरह को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
उसके बाद में हम आते हैं तुम्हारे सेकंड शेड्यूल में, एंड सेकंड शेड्यूल में हम बात करते हैं, सेकंड शेड्यूल में हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या है तुम्हारा पीएमजी के बारे में बात करता है, प्रैक्टिसिंग हो या फिर ना हो, प्रैक्टिसिंग हो या फिर ना हो, सेकंड शेड्यूल में क्या हो जाएगा तुमको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए तुम्हारे पास क्या है, मेमोरी टेक्निक। एक एक एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में दो कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय ने तीन फॉल्स इंफॉर्मेशन की, चार बार चोरी करी, 4 बार चोरी की। तो एक एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय ने 3 फॉल्स इंफॉर्मेशन की, 4 बार चोरी करी। एक एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय ने 3 फॉल्स इंफॉर्मेशन की, 4 बार चोरी करी, 4 बार चोरी करी। इसको तुमने 4 बार बोल लेना है। एक एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय ने 3 फॉल्स इंफॉर्मेशन की, 4 बार चोरी करी। अभी एक क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन। एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन तुम्हारे प्रोविजंस ऑफ एक्ट, तुम्हारे रेगुलेशंस एंड तुम्हारे गाइडलाइन, किसी का भी कॉन्ट्रवेंशन किया तो तुम्हारे यहाँ पे 1 में गिल्टी हो जाओगे। 2 में क्या है तुम्हारा एम्प्लॉय के केस में तुम क्या करते हो, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हो, तब गिल्टी हो जाओगे। 3 क्या है तुम्हारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो हमने ICI AA BD CC DC DD एंड QRB को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, वो इन्फॉर्मेशन अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो क्लॉज नंबर 3 में गिल्टी हो जाओगे। एंड 4 में क्या है तुम्हारा 4 बार चोरी करी। चोरी क्या किया, चोरी किया एम्बेजलमेंट वगैरह किया तुमने, पैसे का जो क्लाइंट ने तुमको दिए है। देख, क्लाइंट ने अगर तुझे पैसे दिए हैं एंड तूने उसको चोरी किया है, क्लाइंट के पैसे को अगर तूने चोरी किया है तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। अगर तूने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं दिया तो तुम्हारा क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाएगा। उसके बारे में और एक बार हम बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय ने 3 फॉल्स इन्फॉर्मेशन की, 4 बार चोरी करी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा गिल्टी हो जाएगा सेकंड क्लॉज पार्ट 2 में, ठीक है। तो एक एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन क्या है, कॉन्ट्रवेंशन करते हो तुम प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइंस का, ठीक है। 2 क्या है तुम्हारा एम्प्लॉय डिस्क्लोज करता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्वायर किया है जो उसने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, एक्सेप्ट लॉज एंड रेगुलेशन परमिट करते चलेगा, एम्प्लॉयर का परमिशन है तो चल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्लॉज क्या है तुम्हारा, इंक्लूड करते हो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म में, नोविंग इट टू बी फॉल्स। ये सबमिट किसको करना होता है तुमको, ICI AA BD CC DC DD QRB को जो सबमिट करना होता है। एंड 4 क्या है, तुमने चार इन्फॉर्मेशन की, 4 बार चोरी करी। डिफाल्केट करते हो या फिर एम्बेजल करते हो मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, डिफाल्केट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रवेंशन एक्ट का हो जाता है तुम्हारा, एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन, तो पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। एम्प्लॉय ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए तो तुम्हारा क्लॉज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। 2 अगर तुम फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, एंड अगर तुम डिफॉल्ट एम्बेजल करते हो मनी तो क्लॉज 4 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद में बात होती है, देख यहाँ पे जो है ना, अगर इन्फॉर्मेशन तू नहीं देता है ना, इन्फॉर्मेशन अगर तू नहीं देता है ना, तो वहाँ पे क्या है तेरा 2 पार्ट 3 एंड फर्स्ट शेड्यूल, 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल, एंड अगर तू फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है ना, 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। समझ में आया क्या, 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल एंड 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। ऐसे तुम याद रख सकते हो। इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो 2 3 फर्स्ट में, अगर दी बट गलत दी तो 3 2 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से फर्स्ट में आ जाते हैं, एंड फर्स्ट में आके उसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट शेड्यूल का हम क्या करते हैं, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, PMS, जो बंदा प्रैक्टिस में नहीं है, सर्विस में है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, निमोनिक्स नहीं, शॉर्टकट भी नहीं, मेमोरी टेक्निक है तुम्हारे पास, 1 रुपया भी देने का नहीं, 1 रुपया भी नहीं देने का, 1 रुपया भी नहीं देने का। एक से क्या है, एक से है पे मतलब नहीं देने का, पे नहीं करने का, नहीं तो तुम गिल्टी हो जाओगे। पहला क्लॉज क्या है, तुमने नहीं देने का नहीं मतलब पे नहीं करने का। तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा पे, यहाँ पे तुझे कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्या है एंड सेकंड क्या है, उसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसकी वजह से सिर्फ इतना याद रख कि 1 रुपया भी देने का नहीं, 1 रुपया भी देने का नहीं है तूने किसी को। अगर तू सर्विस में है तो 1 रुपया भी तूने नहीं देने का है। तो एक क्या है क्लॉज, पे नहीं करने का, पेज अलाउज और एग्रीज टू पे एनी शेयर ऑफ इमोलमेंट्स मतलब क्या, तुम्हारा सैलरी, बोनस, जो भी तुमको परक्यूजिट वगैरह मिलते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद में जब तुम पे करते हो, उसका अगला वाला क्लॉज हमेशा क्या होता है, एक्सेप्ट करना। एक बार पे करते हो तो दूसरा अगला वाला क्लॉज क्या होता है, एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट करते हो या फिर एग्री करते हो क्या, फीस, प्रॉफिट्स और गेन्स बाय वे ऑफ कमीशन, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम लॉयर, CA, ब्रोकर एंगेज बाय कंपनी, फर्म, पर्सन और एजेंट और कस्टमर ऑफ कंपनी, फर्म, पर्सन, ठीक है। मतलब तुम अगर किसी भी टाइप से क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो क्या, फीस, प्रॉफिट्स, गेन्स
बाय वे ऑफ कमीशन ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम किससे, लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से, एजेंट से, कस्टमर से। तो तुमने नहीं करने का है, नहीं तो गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे तेरे पास क्या है मेमोरी टेक्निक, 1 रुपया भी देने का नहीं, 1 रुपया भी देने का नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास है ना फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 बचा है, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 बचा है। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 छोड़ के सारी चीजें हमने कवर कर ली है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 एंड सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 क्या बात करता है, दोनों पार्ट 1 क्या बात करते हैं, पीएमपी के बारे में बात करते हैं। दोनों पार्ट 1 क्या बात करते हैं, पीएमपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या तुमको, साइड से दिख रहा है ना, ठीक है। चलते कंटिन्यू कर देते, कोई बात नहीं। तो पार्ट 1 क्या बात करता है, पीएमपी के बारे में। दोनों पार्ट 1 पीएमपी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे तुझे क्या कैसे याद रखना है, देख, तू जब प्रैक्टिस करेगा ना, तू जब एक प्रैक्टिस करेगा ना, तो खुद के नाम से ही प्रैक्टिस करेगा, खुद के नाम से ही प्रैक्टिस करेगा। तो तुझे एक काम से और एक काम मिलेगा, एक काम से और एक काम मिलता जाएगा। फिर तुझे एक के साथ में 2 लोग साइन करने के लिए लगेगा। तू क्या करेगा, तू जब प्रैक्टिस करेगा, तू जब एक प्रैक्टिस करेगा तो अपने नाम से प्रैक्टिस करेगा। तो तुझे एक काम से और एक काम मिलेगा। फिर तुझे एक के साथ में 2 लोग साइन करने के लिए लगेगा, ठीक है। स्टोरी में घुस अभी, एक क्या क्या है हम देखते बाद में, ठीक है। फिर तेरा बिजनेस बढ़ता गया, तो 4 पार्टनर लेके 5 सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, 4 पार्टनर लेके 5 सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। फिर तू 2% का कमीशन पे करके 30 करोड़ के प्रॉफिट का 10% फीस मतलब 3 करोड़ एक्सेप्ट करेगा। और पैसे कमाने के चक्कर में एडवर्टाइज करेगा, जैसे 6 वीक्स लगा के क्लाइंट को सॉलिसिट करेगा। 6 क्या है, 6 से क्या आता है तुम्हारा, वीक्स लगा के क्या करेगा, सॉलिसिट करेगा क्लाइंट को। एंड 7 से क्या है तुम्हारा, 7 अप, डर के आगे जीत है। सर ये, अरे 7 अप नहीं है, माउंटेन ड्यू है, माउंटेन ड्यू है, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं, 7 अप माउंटेन ड्यू क्या है तुम्हारा, डेजिग्नेशन गलत है। तो अदर डेजिग्नेशन के बारे में क्या बात करता है, क्लॉज 7 बात करता है, ठीक है। जानबूझ के रखा है 7 अप एंड माउंटेन ड्यू, ताकि क्या है तुम्हारा डेजिग्नेशन गलत है। तो अदर डेजिग्नेशन नहीं डालने का है तूने, बस। फिर पॉइंट 8 एंड 9 तुमको याद रखना है, 8 से कम्युनिकेट एंड 9 से 139, ठीक है। अब बात करते, समझने की कोशिश करो कहानी क्या है। तुम कहानी में आ जाओ, कहानी में आ जाओ। तू जब एक प्रैक्टिस करेगा, तू जब एक प्रैक्टिस करेगा तो खुद के नाम से करेगा। तो फर्स्ट क्लॉज तुम्हारा नेम का क्लॉज है। तो तुझे एक काम के साथ में, तू जब एक प्रैक्टिस करेगा खुद के नाम से करेगा तो फर्स्ट नेम वाला क्लॉज है। दूसरा, तो तुझे एक काम से और एक काम मिलता जाएगा। फिर तुझे एक के साथ में 2 लोग साइन करने के लिए लगेंगे। तो देख भाई, ये जो ना एक क्लॉज किसका है, नेम का है। एक के साथ एक मतलब 1+1, एक इसका है तुम्हारा काम का क्लॉज है। एंड 1 2 क्या है तुम्हारा, एक के साथ 2 मतलब 12, कौन सा क्लॉज है तुम्हारा, साइन का क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस बढ़ता गया तो 4 पार्टनर्स रखेगा एंड 5 सिक्योरिटी रखेगा। तो 4 वाला क्लॉज कौन सा है, पार्टनर का है। एंड 5 वाला क्या है, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योर करते हो तुम वर्क को सिक्योर करते हो, ठीक है। उसके बाद में 2% का कमीशन, 2% का कमीशन पे करता है। तो पेमेंट का क्लॉज कौन सा है तुम्हारा, क्लॉज 2 है, ठीक है। परसेंटेज 10% फीस, 10% फीस क्या, 10% फीस, 10% फीस, 10% फीस क्या है तुम्हारा, परसेंटेज में फीस चार्ज नहीं करने का है। 30 करोड़ का 10% कितना आता है, 3 करोड़ आता है। तो तीसरा क्लॉज क्या है तुम्हारा, एक्सेप्ट नहीं करने का है। तो दूसरा क्लॉज तुम्हारा पेमेंट का है एंड तीसरा क्लॉज क्या है तुम्हारा, एक्सेप्ट करने का है, ठीक है। फिर और पैसे कमाने के चक्कर में क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो एडवर्टाइज के लिए तुम्हारे पास क्लॉज नंबर 6 एंड 7 साथ में आते हैं। 6 वीक्स लगा के सॉलिसिट करेगा। तो 6 वाला क्लॉज क्या है, सॉलिसिट नहीं करने का है। एंड 7 अप, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ये क्या है तुम्हारा, 7 अप माउंटेन ड्यू डेजिग्नेशन में चेंज है। तो अदर डेजिग्नेशन तूने यूज नहीं करना है। उसके बाद में 8 से कम्युनिकेट एंड 9 से 139, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मेरे पास कोई टेक्निक नहीं बना, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ टेक्निक है ना, तुम्हारे पास किसी भी क्लॉज का वगैरह कोई अच्छा टेक्निक है ना, तो कमेंट में बता दो भाई, दूसरे बच्चों को हेल्प हो जाएगा। अगर बढ़िया सा टेक्निक है तो कमेंट में बताओ। अगले वीडियो में जब मैं टेक्निक ऐसे और अगर वीडियो बनाता हूँ ना, तो उस केस में मैं कंसिडर करूंगा जो बहुत बढ़िया वाला टेक्निक है, तो ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पार्ट 1 का, ठीक है। अब लेकिन सर इसके क्लॉजेस कैसे, तो क्लॉजेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, बहुत शॉर्ट में बना के दिए है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन सिर्फ रखा है, बाकी कोई चीज़ नहीं रखी है। एंड आपको थोड़ा वर्डिंग वगैरह भी आ जाए ना, उस हिसाब से क्लॉजेस यहाँ पे मैंने डाल दिए। यहाँ पे मैंने देखो सारे क्लॉजेस इतने में बिठा दिए, ठीक है। पार्ट 1 के हम क्या करते हैं, पहले सेकंड शेड्यूल का सब डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्लॉजेस देख लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में हम क्या बात करते हैं, पीएमपी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास कितने 10 क्लॉजेस है। तो यहाँ पे देखो, 1 गन
वन गन, गन क्या है, गन दिखाने के बाद भी तुमने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। देख भाई, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज मतलब ये क्या, फिर से कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज आता है। सर अगर तुम प्रैक्टिस में हो ना तो वन पार्ट वन सेकंड शेड्यूल की बात आती है, अगर तुम एम्प्लॉय हो ना तो टू पार्ट टू सेकंड शेड्यूल की बात आती है। मतलब वन 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 सेकंड शेड्यूल जब तुम पीएमपी हो, जब तुम पीएमपी हो, एंड अगर तुम एम्प्लॉय हो पीएमजी है वहाँ पे, ठीक है, बट वो क्लॉज तो पीएमपी का है, तो पहले वन पार्ट वन सेकंड शेड्यूल की बात होती है पीएमपी के केस में, एंड टू, अरे सॉरी, वन पार्ट वन सेकंड शेड्यूल, टू पार्ट टू सेकंड शेड्यूल, ये दोनों क्लॉज किसके, कॉन्फिडेंशियलिटी के, ठीक है। ये किसका है, ये एम्प्लॉय का है, ये किसका है, तुम्हारा प्रैक्टिस वाले का है, ठीक है। लेकिन ये पूरा पार्ट किसका है, जनरल का है, जनरल का है, बस ये क्लॉज एम्प्लॉय का है। सिर्फ 2 नंबर का क्लॉज एम्प्लॉय का है, पार्ट जो है ना, पार्ट वो जनरल है, समझ में आया, ठीक है। तो वन वन सेकंड एंड टू टू सेकंड, ये दोनों किसके, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं। तो वन गन, गन दिखाने के बाद भी, गन दिखाने के बाद भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में 2 o'clock एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तुम्हारा एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होता है, 2 o'clock को स्टार्ट होता है। तो 2 o'clock को एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, तो एग्जामिनेशन किए बिना एफएस साइन नहीं करना है, ये बात करता है 2 नंबर का क्लॉज। 3 ट्री, पेड़ के नीचे बैठ के फोरकास्ट करना, पेड़ के नीचे बैठ के फोरकास्ट करना, ये क्या बात करता है क्लॉज, तूने क्या करना है, तूने फोरकास्ट वाले किसी के ऊपर साइन नहीं करना है जब तक कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर फोरकास्ट एंड टू एजम्पशंस नहीं स्टेट करता है। उसके बाद में 4% इंटरेस्ट तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, 4% इंटरेस्ट तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। तो ये बात क्या करता है, तुमने अगर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है किसी एफएस में जहाँ पे बिजनेस ऑक्यूपेशन में तुम्हारा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। 5, यप से 5, यप से फैक्ट, यप से एफएस, मतलब 5 नंबर का क्लॉज क्या बात करता है, फैक्ट के बारे में बात करता है जो एफएस में नहीं डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, तुम्हारा मटेरियल फैक्ट एफएस में डिस्क्लोज नहीं करे हैं एफएस में, ठीक है। तो 5 नंबर के क्लॉज में एफएस आता है, तो उसके अगला एफएस के बाद में क्या आता है, ऑडिट रिपोर्ट आता है। तो 5 से 6 में क्या आएगा तुम्हारा, एफएस के बाद में, एफएस के बाद में क्या है तुम्हारा, ऑडिट रिपोर्ट आता है। फिर 7 में वहां पे तुमने 7 अप दिया था, अभी 7 अप की जगह पे तुमने बेवड़ा मार्केट चेकिंग किया है, बेवड़ा मार्केट चेकिंग किया है, मतलब तुमने क्या किया है, ग्रॉसली निग्लिजेंट या फिर अपना ड्यू डिलिजेंट एक्सरसाइज नहीं किया है, तुमने बेवड़ा मार्केट चेकिंग किया है, तुमने कोई ड्यू डिलिजेंट एक्सरसाइज नहीं किया है, तुमने अपना ग्रॉसली निग्लिजेंटली काम किया है। उसके बाद में 8 से क्या आता है, 8 से प्लेट में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लेट में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमने ऑब्टेन नहीं करी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। उसके बाद में 9 o'clock को तुम्हारा ट्रेन डिपार्चर है, यात्रीजन कृपया ध्यान दे, सेबी का लिस्टेड कंपनी ऑडिट का पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का जो क्लॉज है ना, इसी क्लॉज में है, जो कंसेप्ट है इसी क्लॉज में है। क्या बात करता था, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट अगर तुमने करना है ना तो वही बंदा कर सकता है जिसके पास में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये कहाँ पे सेबी ने बोला है, तो ये कहाँ पे बात होती है, इसी क्लॉज में बात होती है। 9 o'clock ट्रेन डिपार्चर होने वाला है तुमको, तो यात्रीजन कृपया ध्यान दे दे, वो सेबी वाला क्लॉज, ठीक है। फिर 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ तुमने क्या करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लॉज ऐसे है। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा टेक्निक है तो तुम बताओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक क्लॉज को जो हमने पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में देखा है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात करी एक में नाम आएगा, एक नाम में अगर तू प्रैक्टिस करेगा सबसे पहले अपने नाम से प्रैक्टिस करेगा, नाम से प्रैक्टिस करेगा, उसके साथ में एक के साथ एक काम बढ़ता जाएगा, तो 11 नंबर में काम बढ़ता जाएगा, एक के साथ 2 लोग साइन करने के लिए लगेंगे, तो भाई 12 नंबर में साइन करेगा। उसके बाद में तुम क्या करोगे, तुम्हारा फॉर्म बढ़ेगा तो 4 पार्टनर लगेंगे, 5 सिक्योरिटी लगेंगे, तो 4 पार्टनर 5 सिक्योर करता है वर्क। उसके बाद में तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके बाद में तू क्या करेगा, 2% का कमीशन ले, 2% का कमीशन देके, 2% का कमीशन लेके 30 करोड़ का बिजनेस का तू क्या करेगा, ऑडिट करेगा। उसमें 10% का 10% फीस, मतलब 3 करोड़ का तू क्या करेगा, फीस चार्ज करेगा। तो 10% फीस मतलब 10 से क्या आता है तुम्हारा परसेंटेज फी, एंड 3 से क्या आता है, 3 से 3 करोड़ एक्सेप्ट करेगा, 3 करोड़ एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में पैसे कमाने के लिए एडवर्टाइज करेगा, तो 6 में एडवर्टाइज, 6 एंड 7 में करेगा। 6 वीक्स लगा के सॉलिसिट करेगा, एंड 7 अप माउंटेन ड्यू। तो डिजिग्नेशन में चेंज होता है, 8 से कम्युनिकेट, 9 से तुम्हारा 139 एंड 140 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो देख भाई, पहला क्लॉज क्या है, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, तो उसके नाम से क्या करते हो, प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है, अनलेस मतलब किसको अलाउ कर सकता है, सी इन प्रैक्टिस पार्टनर एंड एम्प्लॉय को अलाउ कर सकता है, ठीक है। सी इन प्रैक्टिस होना चाहिए प्लस एम्प्लॉय एंड पार्टनर, ठीक है, प्लस तुम्हारा पार्टनर
एन एम्प्लॉय होना चाहिए, सी इन प्रैक्टिस होना चाहिए प्लस या तो तुम्हारा एम्प्लॉय होना चाहिए नहीं तो पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एंगेजेस इन एनी बिजनेस ऑक्यूपेशन, तो ठीक है, तो एक के साथ और एक काम दूसरा काम कर सकता है क्या, तो यहाँ पे तो ये देखना पड़ेगा, एंगेजेस इन एनी बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ सीए, सीए का प्रोफेशन छोड़ के तो किसी और बिजनेस ऑक्यूपेशन में नहीं एंगेज करेगा। सीए का प्रोफेशन वाले एक्टिविटी छोड़ के जो अलाउड है सीए के, सीए को जो अलाउड है उसको छोड़ के कोई और बिजनेस ऑक्यूपेशन में एंटर नहीं करेगा अनलेस परमिटेड। तो परमिशन में उन्होंने दो दिया है, एक जनरल परमिशन एंड एक तुम्हारा स्पेशल परमिशन, वो सारे क्लॉजेस इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद में 12 क्या है, तुमको एक के साथ में एक साइन करता है, अलाउज पर्सन नॉट बीइंग अ सीए इन प्रैक्टिस और मेंबर, अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ सीए इन प्रैक्टिस और मेंबर टू साइन बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट ऑन हिज फर्म और ऑन हिज बिहाफ और ऑन हिज फर्म्स बिहाफ, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, साइन करना, साइन करने के लिए अलाउ नहीं करना है, साइन करने के लिए तुमने अलाउ नहीं करना है किसी पर्सन को जो तुम्हारा सी एन प्रैक्टिस नहीं है एंड पार्टनर नहीं है, मतलब सी एन प्रैक्टिस प्लस पार्टनर है तो ही तुम क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप एनी पर्सन अदर देन, मतलब चौथे क्लॉज में क्या है, तुम पार्टनरशिप में जाते हो तो किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हो तो अलाउड नहीं है, तो किसके साथ में जा सकते हो, सी एन प्रैक्टिस के साथ में जा सकते हो, प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर जो तुम्हारे सी एस सी एम ए वगैरह है, सी एस सी एम ए एडवोकेट आर्किटेक्ट एंड तुम्हारे इंजीनियर है उसके साथ में जा सकते हो। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल, कौन से क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज किए हैं यहाँ पे, एमबीए, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं करे, तुम्हारे क्लॉज 2 में करे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन अगर रिकॉग्नाइज करते हो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल तो उसके केस में तुम्हारा आ जाएगा। एंड अंडर सेक्शन 415 क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, ये कौन सा है तुम्हारा, रेसिडेंस हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड, वो जो गया है वो तुम्हारा सीए का इक्विवेलेंट, अगर उसने वहाँ पे क्या किया है, सीए का जो डिग्री है ना उसका इक्विवेलेंट एजुकेशन उसने दूसरे कंट्री में किया है एंड साथ में ट्रेनिंग भी वहाँ पे कंप्लीट किया है, तो उसके केस में तुम जा सकते हो पार्टनरशिप में। फिर तुम्हारा 5वां क्लॉज क्या है, सिक्योर करते हो प्रोफेशनल वर्क, किससे सिक्योर करते हो तुम, थ्रू अदर देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को छोड़ के या फिर तुम्हारा पार्टनर छोड़ के अगर किसी से करते हो, या फिर बाय मीन्स नॉट ओपन फॉर सीए, जो सीए के लिए मीन्स ओपन नहीं है उनसे तुम अपना काम सिक्योर करते हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्लॉज क्या बात करता है, पेज अलाउज एग्रीज, क्या तुम्हारा शेयर कमीशन ब्रोकरेज, शेयर कमीशन ब्रोकरेज किसका, फीस प्रॉफिट्स या गेन का, टू एनी पर्सन अदर देन, तो किसको अलाउ करे, किसको अलाउ किया है, जिसके साथ में तुम पार्टनरशिप में जा सकते हो उसको अलाउ किया है, ठीक है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी कौन है तुम्हारा, सी एस सी एम ए एडवोकेट आर्किटेक्ट इंजीनियर, क्वालिफिकेशन यहाँ पे कौन सा है, क्वालिफिकेशन में तुम्हारे पास क्या है, एमबीए है, इंजीनियर है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड लॉ का जो इसका डिग्री है उसके पास में, ठीक है। एंड पार्टनर को दे सकते हो, रिटायर पार्टनर को दे सकते हो एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर को दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम क्या करना है, तुमने 10% फीस, ठीक है, 2 करोड़ का कमीशन, 2% का कमीशन पे करके तुमने क्या किया है, 30 करोड़ का बिजनेस किया है, लिया है उसका 10%, 10% का चार्ज फीस चार्ज करके तुमने 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 10% में क्या है तुम्हारा, चार्जेस ऑफर्स और एक्सेप्ट फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कंटिजेंट अपॉन फाइंडिंग्स, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंटिजेंट अपॉन फाइंडिंग, उसमें तू दे सकता है। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारे पास, एक्सेप्शन 192 में है, ठीक है, एक्सेप्शन 192 में है, उसके बारे में हमने बात करी है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्लॉज 3 में क्या है, तुमने एक्सेप्ट एग्रीज टू एक्सेप्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ द पर्सन जो सीए नहीं है, ठीक है। तो जो 2 में है ना, तुम्हारा 2 में है ना, तुम उसके साथ में जा सकते हो, उसके साथ में तुम्हारा तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात हमने 8 एंड 9 में क्या करना है, 8 एंड 9 में हमने देखना है, अगर तुम किसी एज अ ऑडिटर तुम अगर पोजीशन एक्सेप्ट करने जाते हो ना, जो पोजीशन प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए, जो पोजीशन पहले किसी और सीए ने हेल्ड करी थी, विदाउट कम्युनिकेटिंग हिम इन राइटिंग, तो भाई तुम गिल्टी हो जाओगे, तो तुमको कम्युनिकेट करना है उसको राइटिंग में। उसके बाद में क्लॉज 9 क्या बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑडिटर जब आता है ना, तो सबसे पहले तुमने फर्स्ट असर्टन करना है तुमने कि भाई सेक्शन 139 एंड सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट का कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लॉज 6 क्या बात करता है, सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क बाय सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू बाय अदर मीन्स, ठीक है। नथिंग शैल प्रिवेंट और प्रोहिबिट फॉर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम सीए इन प्रैक्टिस से काम ले सकता है एंड सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर और इंक्वायरी, ठीक है। तो टेंडर
टेंडर के लिए तुमने बात का ध्यान रखना है, शाल नॉट रिस्पॉन्ड टू टेंडर, जहाँ पे तुम्हारा एरिया ऑफ सर्विसेज है ना वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सीए है। एंड रेस्ट्रिक्शन जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जो ऊपर वाला एप्लीकेबल नहीं होगा जब तुम्हारे पास मिनिमम फी है ना, मिनिमम फी प्रिस्क्राइब किया है, या फिर एरियाज ओपन टू अदर प्रोफेशनल। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी है। एंड फिर क्लॉज 7 बात करता है, तुम एडवर्टाइज करते हो अपने प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स और सर्विसेज एंड यूजेस डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशंस अदर देन सीए ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड एंड साइन बोर्ड। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारे पास, जो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट्स वगैरह है, लेटर हेड तुम्हारे फर्म के, विजिटिंग कार्ड्स जो तुम देते हो, ऑन साइन बोर्ड तुम्हारे कंपनी के बाहर का नाम। ठीक है, इसमें क्या है, अनलेस डिग्री ऑफ लॉ, डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी लॉ इन इंडिया जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, मेंबरशिप आईसीआई का चलेगा, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो काउंसिल ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, फिर सेकंड शेड्यूल में हमने क्या बात करी, 1 गन दिखाने के बाद में इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना है। 2 o'clock एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तुम्हारा, तो एग्जामिनेशन किए बिना तुमने एफएस एक्सेप्ट नहीं करना है। 3 ट्री पेड़ के नीचे बैठ के फोरकास्ट करो, 4% इंटरेस्ट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। 5 एफ से फैक्ट, एफ से एफएस के बाद में ऑडिट रिपोर्ट के बाद में तुम्हारा क्या आ जाता है, 7 से 7 अप। वहाँ पे 7 अप था क्लॉज 1, सॉरी फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में तुम्हारे पास क्या था, 7 अप था। तो यहाँ पे भी सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 7 में भी 7 अप है, बस यहाँ पे बात आती है 7 अप मार के, 7 अप की जगह पे बेवड़ा मार के काम किया है। तो यहाँ क्या मतलब होता है, ग्रॉसली निग्लिजेंटली तक काम किया है, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया है। 8 में क्या है तुम्हारे पास, 8 में प्लेट से क्या है, प्लेट में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 9 o'clock डिपार्चर किया है तुमने, किसका डिपार्चर किया है तुमने, डिपार्चर किया है ऑडिट के प्रोसीजर्स का। एंड 10 करोड़ के रुपए तुमने क्या करने हैं, 10 करोड़ रुपए तुमने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने हैं। ठीक है, तो डिस्क्लोज करते हो इन्फॉर्मेशन विदाउट क्लाइंट का कंसेंट, अगर तुम डिस्क्लोज करते हो तो इस केस में गिल्टी हो जाओगे, एक्सेप्ट लॉज एंड रेगुलेशन एंड कंसेंट ऑफ क्लाइंट। ठीक है, तो डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एक्वायर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी टू एनी पर्सन अदर देन क्लाइंट विदाउट क्लाइंट्स कंसेंट, ये ऐसा तुम वर्डिंग्स वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्लॉज क्या है, सर्टिफाई सबमिट करते हो रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एफएस अनलेस एग्जामिनेशन इज मेड बाय, किसने किया है, उसने किया है, उसके पार्टनर ने किया है, उसके एम्प्लॉय ने किया है, या फिर सीएम प्रैक्टिस ने किया है तो चल जाएगा। उसके सिवा अगर किसी और ने किया है तो तुम भाई गिल्टी हो जाओगे। तो तुमने क्या नहीं करना है, अपना रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करना है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एफएस जब तक कि तुम एक्चुअल में चेकिंग नहीं करते हो। उसके बाद में परमिट हिज नेम यूज in connection with estimate of earnings contingent upon profit, contingent upon future transactions in a manner जो वाउच करते for the accuracy ऑफ द फोरकास्ट, फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, मतलब उसने अपना नाम इसके साथ में यूज करने के लिए परमिट नहीं करना है। कनेक्शन विथ एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स, कंटिजेंट किसके अपॉन है, कंटिजेंट किसके बेसिस पे है, फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कंटिजेंट है। इन अ मैनर जो वाउच करते फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, उस केस में तुमने क्या करना है, जो तुम्हारे 3 चीजें है ना, तो 3 चीज अगर तुम डिस्क्लोज करते हो तो यहाँ पे आ सकता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस फॉर फोरकास्ट एंड तुम्हारा एजम्पशंस। अगर ये 3 चीजें तुम डिस्क्लोज करते हो एंड साथ में ऐसा तुम मेंशन करते हो क्लियरली कि वी डू नॉट वॉच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शंस और फोरकास्ट, तो भाई चल जाएगा, नहीं तो तुम यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। फिर 4 से क्या है तुम्हारा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेस करते हो अपना ओपिनियन एफएस के ऊपर, जहाँ पे बिजनेस में तुम्हारा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका है, उसके फर्म का है, या फिर पार्टनर का है। ठीक है, तो नहीं चलेगा। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में हमने बहुत सारी चीजें देखी उसमें। ठीक है, फिर 5 से एफ से 5, एफ से एफएस, एफ से फैक्ट। तो एफ से फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, जो उसको पता है, नोन टू हिम एंड विच इज नॉट डिस्क्लोज इन एफएस। ठीक है, जो एफएस को मिसलीड नहीं करना चाहिए उसके लिए डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट था। एंड वो कंसर्न है किसके कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो कंसर्न है, इसके बारे में हमने बात करी है। तो एफ से क्या है तुम्हारा, मटेरियल फैक्ट जो एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, एफएस के बाद में तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट जाता है, तो मटेरियल फैक्ट के बाद में आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिट रिपोर्ट में तुमने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब तुमने ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं किया, तो रिपोर्ट नहीं किया मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो नोन टू हिम, तो उस केस में भी तुम क्या हो जाओगे, क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाओगे। डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंट और इज ग्रॉसली निग्लिजेंट, 7 अप की जगह पे बेवड़ा मार के काम किया है, मतलब उसने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया, केयरफुल के साथ में काम नहीं किया है, या फिर वो ग्रॉसली निग्लिजेंट है इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद में बात होती है 8 में क्या है, 8 से क्या है, प्लेट में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी था तुम्हारा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन के लिए, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर और एक्सेप्शंस
सफिशिएंटली मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तो इसके बारे में हमने बात करी है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करता है। फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर, तो 9 o'clock तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ट्रेन डिपार्चर होने वाला है, तो डिपार्चर के बारे में क्या देखना है तुमने, मटेरियल डिपार्चर अगर आता है, मटेरियल डिपार्चर किसमें, फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट के प्रोसीजर्स, जो भी तुम्हारे एसएस है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया है, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, उसके जो भी अलग अलग वाले ऑडिट के प्रोसीजर है उसको तुमने कंप्लाई नहीं किया है तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 10 में क्या है तुम्हारा, फेल्स टू कीप मनी ऑफ द क्लाइंट, उसमें फीस, रेम्यूनरेशन एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस नहीं ऐड होगा। इन सेपरेट बैंक अकाउंट अगर नहीं रखते हो तो तुम गिल्टी माने जाओगे। और क्या है तुम्हारा, यूज सच मनी फॉर द पर्पस विच इंटेंडेड विद इन रीजनेबल टाइम, तो ये सब है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्लॉज 10, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे क्लॉजेस, इसमें एक्सेप्शन, डिटेलिंग, वो सारी चीज़ें तुमने अच्छे से करी होगी। ये बस तुम्हारे लिए डे बिफोर एग्जाम या फिर एग्जाम से पहले 5-10 मिनट होते ना, तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो इस वजह से ना ऐसा एक पेज ओपन करोगे, फट 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 रिवाइज करोगे 10-15 मिनट में, तो सारी चीज़ें तुमको रिकॉल हो जाएगी, सारी चीज़ें तुमको रिकॉल हो जाएगी। अगर अगर मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास बहुत बढ़िया सा अगर कोई शॉर्टकट है, कोई निमोनिक्स है, कोई भी मेमोरी टेक्निक है इससे रिलेटेड, तो कमेंट में करो। बाकी बच्चे क्या हो जाएगा, उसको अगर उनको पसंद आता है तो वो रख लेंगे, ठीक है। अगर मुझे पसंद आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है भाई, इतना बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, इसको तुम रेफर कर सकते हो। तो करते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन सुपर फास्ट वाले, एकदम 50 क्वेश्चन एकदम दाड़ दूड़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।